हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जियोग्राफी के ऑल चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। लगभग आपको फर्स्ट बुक एंड प्लस सेकंड बुक दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है आपको वो करवाए जाएंगे। साथ ही आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूं। साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो मिस्टेक्स आप करके आते हो और जिसके कारण आप सोचते हो मैं लिख के तो बहुत अच्छा आ रहा हूं या आ रही हूं, लेकिन फिर भी जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो वो एक गलती जो आप करते हो मैं आपको लास्ट में वीडियो को बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। क्वेश्चन आपका पहला ये आता है कि भाई भूगोल क्या है। देखो, भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब है वर्णन। इस आधार पर पृथ्वी का जो मतलब जो ज्योग्राफी का मतलब निकलता है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या निकलता है? पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी आपका है। इसके जो जनक हैं आपके इरेटोस्थेनीज, जो भूगोल के आपके सर्वप्रथम इन्होंने वर्ड भी यूज किया है। और पितामह का मतलब जनक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी ये कहे जाते हैं। कौन? इरेटोस्थेनीज, ये जर्मन से ही थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि भैया क्या, कहां और कैसे वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए। उत्तर भूगोल देता है, बिल्कुल देता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय कैसे कह सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। देखिए कुछ उसके रीजन है। पहली बात तो आपको 3 वर्ड याद होने चाहिए, क्या, कहां और क्यों। क्या जो है वो भूमि, भूतल का मतलब है भूमि, जो हमारी जमीन है उसमें प्रकृति की जो प्रकृति है और जो संस्कृति है। इसमें आपको बताना है कि भूतल पर पाई जाने वाली जो प्रकृति हमारी है और जो संस्कृति है उनकी विशेषताओं के बारे में जो जुड़े प्रश्न होते हैं उसमें वो क्या प्रश्न का यूज होता है और वो उत्तर देता है। ये है तो क्या है, तो प्रकृति उत्तर देता है, मतलब क्या प्रश्न उत्तर देता है कि ये क्या चीज है। दूसरा आपका कहां जो है वो हमारी पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करता है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके भौतिक और सांस्कृतिक जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में अगर जुड़ा कोई भी बात होती है तो वो कहां प्रश्न से होती है कि भाई है तो कहां है। मतलब जैसे आपका निचले मैदान है, गंगा घाटी के मैदान है, तो वो कहां है? वो आपका यूपी और बिहार के इलाके में है। अगर आपको बोलेगा पर्वतीय इलाके कहां है, तो आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम के इलाके में आपका पर्वतीय इलाके। तो कोई चीज है तो कहां है, इससे संबंध में। तीसरा है क्यों। ये कारण कार्य से, एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि कारण कार्य से संबंध में कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो कारण कार्य, कोई चीज है तो क्यों हो रही है, क्या कारण है, वो क्यों प्रश्न से जुड़ा होता है। तो इस वर्ड को आप मेरे शब्दों में याद कर लो, बहुत इजीली आप एग्जाम में इसको लिख दोगे कि क्या, कहां और क्यों जो है ये एक वैज्ञानिक विषय के रूप में ज्योग्राफी को बनाता है। कहां कहां फोकस करना है, पहले वाले में क्या वाले में भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, बस इतना सा। दूसरे वाले फोकस करना है पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करना, यह वितरण प्रकार से उससे संबंधित है। तीसरा कारण कार्य से, तीसरा क्या है, कारण कार्य से संबंध है आपका क्यों प्रश्न। इतना याद कर लो, आराम से आपको एग्जाम में बढ़िया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि भैया भौतिक भूगोल की शाखाओं का वर्णन कीजिए। सिर्फ आ जाएगा भौतिक भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल में आपके 4 चीजें आपको याद रखनी। पहला होगा भू आकृति विज्ञान, दूसरा आपका जल विज्ञान, तीसरा आपका जलवायु विज्ञान दूसरा, और तीसरा जल, चौथा मृदा। अब अगर वो बोलेगा कि भाई महाद्वीपीय पर्वत है, कोई मैदान है, कोई घाटी है, उन चीजों का अगर अध्ययन करना है तो भू आकृति कैसी है, किसी ये मान लो मैदानी इलाके करना है, किसी पर्वत का करना है, किसी महाद्वीप का, तो वो भू आकृति वाले में कैसी आकृति, उबड़ खाबड़ है, समतल है ना, समान है। दूसरा होता है हमारा जलवायु, मतलब तापमान कैसा है, गर्म है, ठंडा है, या दबाव कैसा है, ज्यादा है या कम है, वो सारा का सारा जो अध्ययन है वो जलवायु विज्ञान में है। तीसरा हमारा आता है जल विज्ञान, जो आपका नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, या हिमानियों के बारे में, या जल वाष्प के बारे में जो अध्ययन होता है वो आपका जल विज्ञान में है। और चौथा आपका होता है मृदा। अब मृदा के प्रकार, जैसे काली मृदा होती है ना, काली मृदा आपने सुना होगा जो हमारे महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में मिलती है, गुजरात में मिलती है। आपने लैटराइट मृदा सुना होगा, है ना, लैटराइट जो मृदा आपकी है वो साउथ इंडिया में, आप कर्नाटक की तरफ देख लो आप। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जलोढ़ मृदा जो कि उत्तर भारत में आपको यूपी बिहार के रीजन में, तो मृदाओं के प्रकार और उनके बारे में अध्ययन मृदा भूगोल कहलाता है। अब क्वेश्चन एक आता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है कि हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। देखिए भूगोल के अध्ययन से बड़े फायदे होते हैं। पहली बात तो यह है कि भूगोल के अध्ययन से मानव समाज में पाई जाने वाली जो विविधता है उसको समझने में आपका एक समझ बनती है हमारी। जैसे मानव समाज आप कह लीजिए, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया का इलाका है या साउथ कोरिया का इलाका है, बिल्कुल डिफरेंट लोग रहते हैं। अमेरिका में चले जाइए तो आपको डिफरेंट लोग रहेंगे, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में जाइए वहाँ डिफरेंट है। एशिया के लोग जो तो आपके सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, उपमहाद्वीप के क्षेत्र, भारत, पाकिस्तान, इनके लोग अलग है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन है आपका, आपकी समझ बनती है ज्योग्राफी को पढ़ने से।
दूसरी बात यह है कि भैया आपको जो भूपृष्ठ पर विविधता है उसको समझने के साथ साथ समय और स्थान के बारे में जो नॉलेज आपकी हमें पता चलती है, वह समझ भी हमें भूगोल को पढ़ने के बाद ही पता चलती है। वरना अगर हम भूगोल को नहीं पढ़ेंगे तो हम समय स्थान के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे और उनमें जो विविधता तय करता है कि वहाँ एक बात समझिए, जैसे लंदन है, वहां पे अगर मान लीजिए और इंडिया में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। ये हमने समझा कि भाई ग्रीनविच से समय लिया गया है। अगर लंदन यहाँ है और अमेरिका की तरफ जाना है तो समय आपका घटेगा, भारत की तरफ आना है तो समय बढ़ेगा। तो ये हमने समझा तभी तो बता पा रहे हैं, इसलिए जरूरी बहुत है। तीसरा बात, भूगोल में मानचित्र के जरिए विश्व को वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल में जो तत्व है, हमारे धरातल की बहुत सारी चीजें है ना, आपके कहीं पर बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से रिंग ऑफ फायर का एक इलाका है जहां ज्वालामुखी के इलाके हैं, जहां पे आपका पर्वतीय इलाके हैं। इन चीजों के बारे में जो भी हमारा एक अध्ययन है, मानचित्र के जरिए हम पृथ्वी को जान सकते हैं, वो सब हमारी जो कुशलता में वृद्धि होती है वो भूगोल को पढ़ने के बाद ही होती है। इसके साथ साथ भौगोलिक सूचना तंत्र, किसी इलाके के बारे में जानकारी, मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी की बात कर लो, रिमोट सेंसिंग जो होता है वो मैप वेब बनाने में और चीजों को ढूंढने में कुशलता, हमारी जो ज्ञान में वृद्धि होती है वह भी भूगोल को पढ़ने के बाद ही होती है। उसके अलावा आप बताइए, तो भूगोल जो है इसने विश्व व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने और भ्रमण मतलब पर्यटन को बढ़ावा भी दिया है और विश्व में शांति और भाईचारा जो कि ऊपर सेंटेंस था, आप ये भी आप बोल सकते हो। इसलिए हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन यही आता है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और भूगोल के 2 प्रमुख उपागम बताइए। या फिर या तो ऐसा आ जाएगा, क्रमबद्ध प्रादेशिक समझ जाएंगे, लेकिन अगर उपागम भी बोलेगा तब भी आंसर यही रहेंगे, मतलब 2 आपके। पहला आपको बताना है क्रमबद्ध। जो क्रमबद्ध भूगोल है इसका दृष्टिकोण जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट नहीं आपका इसको दिया है, पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। उसके बाद बताइए, क्रमबद्ध में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। पूरे विश्व की मान लीजिए किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। ये आपका किसी क्षेत्र की समाकलित रूप प्रस्तुत करता है कि भैया ऐसा इलाके में जलवायु है, इस प्रकार की है। उसके अलावा विश्व की आप कहिए कि जो राजनीतिक विधियां हैं ये राजनीतिक इकाइयों पर है, ये राजनीतिक इकाइयों पर होता है। और खास करके ये खोज और तथ्य किस खोजता है कि कहां पे कौन सी व्यवस्था है और तथ्य क्या फैक्ट्स हैं, अगर कोई चीज है तो क्यों है, उसके बारे में जो भी अध्ययन करता है या डिस्कस करता है वो हमारा क्रमबद्ध है। दूसरा होता है प्रादेशिक। प्रादेशिक थोड़ा उससे अलग है, इसको दिया भी किसी और ने, जर्मन के ही हैं, लेकिन कार्ल रिटर ने इसको दिया है। और इसके बारे में कहा कि एक प्रदेश के सभी तत्वों का, जैसे पहले वाले में क्या था, पूरे विश्व की एक चीज का, मतलब जैसे जलवायु मान लो, लेकिन जो प्रादेशिक वाला है उसमें किसी एक प्रदेश का ही अध्ययन होगा सिर्फ, और प्रदेश की विधि जो है एकाकी रूप प्रस्तुत करेगा, मतलब उस प्रदेश के इलाके के बारे में, और ये भौगोलिक इकाइयों पर होगा। पहला वाला राजनीतिक इकाई पर था, ये भौगोलिक इकाई के बारे में, और ये किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच संबंधों को भी प्रस्तुत करता है। इसको जब हम अध्ययन करते हैं प्रादेशिक भूगोल को, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे ही लिख देना है, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखो थोड़ा सा सिलेबस में अगर आप देखोगे चंद्रमा की उत्पत्ति कटा, पर मैंने सोचा कि थोड़ा नॉलेज मिलना चाहिए बच्चों को, तो यहाँ पे चंद्रमा की उत्पत्ति का मतलब द बिग स्प्लैट सिद्धांत एग्जाम में आता है। द बिग स्प्लैट सिद्धांत पहले आता था, और मे भी अभी भी क्या पता दे दे, तो पृथ्वी के समय बनने के बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक पृथ्वी से कोई चीज टकराया, पृथ्वी से हमारी, और पृथ्वी से जैसे टकराया तो वह टकराया चीज जो है वो पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगा, पृथ्वी के ही चक्कर लगाने लगा वह चीज, और वही पदार्थ आपका जो है वो चंद्रमा था। और वो आज से घटना लगभग है 4.44 अरब वर्ष पहले, लगभग आपसे कब हुई है ये, 4.44 अरब वर्ष पहले ये घटना आपकी घटी है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमारा एक सूरज जैसे हमारा है, ये तारा आपको सबको पता होगा, सबसे बड़ा तारा हमारा सूरज है। तो सूरज के बगल में लगभग 1, 2, 3 और 4, अगर आप 4 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका यहां आता है वो है बुध। दूसरा हम लोग बात कर लिया करते हैं आपका यहाँ शुक्र है। तीसरा आपका जो यहाँ पे इलाका है वो आपका लगभग मान लीजिए मंगल है, और मंगल के बाद जो आपका इलाका है लगभग पृथ्वी है। अब देखिए आपको मैं आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बारे में जरूर बताऊंगा। मेरा हमेशा से मानना है कि थोड़ी नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि बच्चे को क्लियर होगी किस टॉपिक के बारे में। मान लीजिए ये आपका सूरज है, ठीक है, बहुत हम बचपन में ऐसे बनाते थे ना आपके सूरज, बड़े बड़े, फिर एक छोटा सा, फिर बड़ा और एक छोटा सा, है ना, तो ऐसे ही आप इसको बना लीजिए, ये आपका सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है। अब इस सूरज में बगल में आपका एक ग्रह है जिसका नाम है बुध, फिर आपका दूसरा एक ग्रह आता है जिसका नाम आप कह लीजिए शुक्र है, तीसरा आपका जो है वो पृथ्वी है, चौथा आपका मंगल है। 4 ग्रह आपके हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो बुध है, मतलब पृथ्वी के सबसे, सूरज के सबसे पास बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है तीसरे पे, और चौथे पे आपका इसमें मंगल है। अब बीच में एक पट्टिका है, पूरी पट्टिका है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? क्षुद्र ग्रह।
अब शुक्र ग्रह के बाद 4 और ग्रह हैं, यहाँ 4 और ग्रह। कौन कौन से 4 उधर की तरफ हैं, इधर की तरफ कौन से 4 ग्रह हैं? पहला आप बता दीजिए, यहाँ पर है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा आपका यहाँ ग्रह है शनि। तीसरा आपका है अरुण और वरुण, जिसको यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। ये सीधा होगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूं, वरना ये सीधा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था। तो ये आपके जो ग्रह हैं पास वाले, सूरज के पास वाले 4 कौन कौन से हैं? इसमें बुध है आपका, दूसरा आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये सारे आंतरिक ग्रह हैं, सूरज के पास हैं। और सूरज की किरण, ये सूरज की जो सौर पवन है वो गई और यहाँ से हीलियम और हाइड्रोजन गैस यहाँ से चारों ग्रहों से निकाल दिया और यहाँ जीवन की थोड़ी संभावनाएं बनी। लेकिन अगले जो 4 ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है या वरुण है, नेपच्यून यूरेनस बोलते हैं अरुण वरुण को, तो इन इलाकों में ये पट्टिका होने के कारण सूरज की जो सौर पवन है वो नहीं पहुंच पाई और इन ग्रहों से हीलियम हाइड्रोजन को नहीं हटा पाई। और ये ग्रह बड़े होते हैं, जो चौथे 4 ही अलग वाले हैं ये बड़े होते हैं। और ये खासकर जोवियन ग्रह हैं, ये बाहर वाले जोवियन है मतलब बड़े ग्रह हैं, और ये वाले आंतरिक ग्रह हैं और ये बाहरी ग्रह हैं। सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखिएगा नाम के साथ, तो आपको थोड़ा फायदा आगे भी मिल सकता है। अब देखिए पार्थिव ग्रह, जैसे मैंने बताया पास वाले हैं, यहाँ तापमान अधिक था, तो आप समझिए कि यहाँ पर आपका गैसेस दूर हो गई, लेकिन जोवियन ग्रह जो थे वो दूर हो गए, वहां गैसेस जो है संघनित हो गई, मतलब गैसों से बने होते हैं वो। उसके अलावा देखिए सौर पवन के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों से धूल कण आपके जो हैं वो उड़ गए, गैस उड़ गया, किंतु जोवियन ग्रह में नहीं उड़ पाया, जैसा मैंने बताया। साथ ही पार्थिव ग्रह छोटे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनमें कम मिलती है और इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें नहीं रुकी, सौर पवनों के प्रभाव से गैसें नहीं रुकी। जबकि जोवियन ग्रह भारी होते हैं, दूर होने के कारण और सौर पवनों के जो प्रभाव है वो नहीं रहे और वहां गैसेस रुक गई। ये आपको बता देना तो आपका लगभग काम हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत आता है द बिग स्प्लैट सिद्धांत, या फिर प्रकार से उसके बाद आता है द बिग स्प्लैट, तो हमने बता दिया। इसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्वेश्चन आता है बिग बैंग थ्योरी क्या है ये बताइए। 1920 में एडविन हब्बल ने इसको दिया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत किसने दिया है, विस्तारित की भैया जो ब्रह्मांड है आपका वो बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत एडविन हब्बल ने दिया है, विस्तृत सिद्धांत कह लो। और ब्रह्मांड आज भी बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में हमने थोड़ा सा एक बिंदु लगा दिया पेन से किसी चीज से, तो जब उसको फुलाएंगे तो वो फैलेगा। इसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड भी आज भी फैल रहा है। अब इसका आंसर यहाँ की एकाकी यहाँ परमाणु था, उसमें आयतन बहुत ज्यादा था, उसमें तापमान बहुत ज्यादा था, वो सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, वो फटेगा तापमान की भी। जैसे ही वो फटेगा तो ये घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले की है। ये घटना कब की है? 13.7 अरब वर्ष पहले। 1 सेकंड के अंदर पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इसका ऐसा मानना है। और अगले 3 मिनट में फिर गति धीमी हुई, तो अगले 3 मिनट में पहला परमाणु बना और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और लास्ट में बताता कि 4500 केल्विन, 3 लाख वर्ष के दौरान 4500 केल्विन जो टेम्परेचर है वो कम हुआ। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे देखो बता दी हैं कि किस प्रकार से एकाकी परमाणु था, आयतन बहुत छोटा था, सूक्ष्म था, विस्फोट उसमें सेकंड में हो जाएगा, ब्रह्मांड का 1 सेकंड के अंदर विस्तार हुआ और लगभग 3 मिनट में पहला परमाणु बना। उसके बाद 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 केल्विन टेम्परेचर आपका कम हो गया। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रह्मांड हमारा आज भी विस्तार हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। एग्जाम में आपके आ सकता है कि निहारिका क्या है। देखिए निहारिका नेबुला से मतलब है गैस एवं धूल के अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से। मतलब जो निहारिका है और नेबुला है वो गैस और धूल और अन्य चीजों के घूमते हुए बादल है। मतलब निहारिका एक प्रकार से कह लीजिए बादल है। और क्षुद्र ग्रह मैंने कैसे कहा था कि 1, 2, 3 और 4। जैसे आपको पहला कौन सा था? बुध, फिर आपका यहाँ पे आप बता दीजिए आपका शुक्र था, फिर आपका यहाँ पर पृथ्वी था, फिर मंगल था। ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह मतलब बीच बीच में जो छोटे छोटे थे ना, जो अलग कर रहे हैं आपके बाहर वालों को। फिर मैंने जैसे बताया था ये आपका कौन सा है? शनि, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो बीच में जो ये पट्टिका है ये आपके क्षुद्र ग्रहों की है, इस बात को याद रखना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक परिकल्पनाएं क्या है, कैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उससे सबसे पहला जो एक परिकल्पना है वो इमैनुअल कांट की है और इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी चीज को लाप्लेस ने लगभग मान के चलिए 1796 के आसपास लाप्लेस ने इस परिकल्पना में थोड़ा सुधार किया और उन्होंने ये सुधार करा और कहा कि जो आपका नेबुला है वो कोणीय संवेग बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाने से संकुचित आपका हो गई, संकुचित मतलब छोटा हो गया और उसके बाहरी भागों में आपका छल्लों के रूप में बाहर निकला है, जो बाद में ग्रह निकल गए। मतलब आपका जो घूम रहा था उसी में वो थोड़ा सा आपका संकुचित हुआ, छोटा हुआ और बाहरी छल्ला कोई चीज उससे निकली और उन्हीं से ग्रहों का निर्माण एक प्रकार से ग्रहों में वो परिवर्तित हो गए। बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार सूरज के पास से, चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या कहा, सूरज है, सूरज के पास से कोई चीज गई और गुरुत्वाकर्षण वेग इतना ज्यादा था कि उसने सिगार के आकार, सिगार ऐसा ही होता है लगभग मान के चलिए, तो सिगार के आकार की कोई चीज लेकर चला गया और उसी से बाद में आपका ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। तो ये आपके प्रारंभिक पृथ्वी का बारे में थोड़ा बात बता रहा है।
प्रकाश वर्ष क्या है? देखो प्रकाश वर्ष पहली बात तो समय के बारे में नहीं है, ये दूरी के बारे में है। और प्रकाश वर्ष की जो गति होती है, प्रकाश की जो गति होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 लाख किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है। और प्रकाश वर्ष होता है एक साल में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसका जो पावर आप कह लीजिए इस तरीके से उसको काउंट करते हैं 9.461 इंटू में 10/212 भी आपका यहाँ होता है पावर, तो ये भी आप लिख सकते हो किलोमीटर होता है। साथ ही आपका 14,95,98,000 सूरज की पृथ्वी की औसत दूरी है। मतलब एक एवरेज दूरी जो पृथ्वी और सूरज की है वह 14 करोड़ आपका 95,98,000। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक जो सूरज है अगर हमें इक्वल करना है पृथ्वी को, अगर हमें पृथ्वी को और सूर्य को इक्वल करना है, बराबर करना है, तो लगभग एक सूरज के मुकाबले हमें लाना पड़ेगा 3,30,000 पृथ्वी। 3,30,000 पृथ्वी हमें लानी पड़ेगी अगर हमें एक सूरज की बराबरी करनी है। तो सोचिए कितना हम छोटे हैं, पृथ्वी हमारी कितनी छोटी है। साथ ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था और चरण के बारे में हमें बताना है। देखो सबसे पहले हमारी पृथ्वी बहुत वीरान थी। वीरान मतलब गर्म भी थी, बिल्कुल खाली थी, और इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था, बेकार था, जिसमें हीलियम हाइड्रोजन गैस थी। सबसे पहले कौन सी गैस थी? हीलियम हाइड्रोजन गैस थी। पर कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें पृथ्वी बहुत सुंदर हुई, इसमें जल की अनुकूल परिस्थितियां बनी, जीवन की अनुकूलतियां, मतलब एक अनुकूल बना, और बाद में पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले आपका विकसित हुआ। इसमें वैसे एनसीईआरटी में आपका 380 भी करोड़ वर्ष बोलता है कि पृथ्वी पर जीवन शुरू होता है, तो थोड़ा डाटा में आपका अलग अलग डिफरेंशिएट कर 460 भी आपको मिल सकता है गूगल पे भी। पृथ्वी की संरचना परतदार है। परतदार का मतलब लाइन वाइज है, और इस प्रकार से हमारा वायुमंडल भी बाद में फिर बन जाता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। ये थोड़ी सी आपको रफली जान लेना है। आपका जोवियन ग्रह है, और मैंने आपको पार्थिव ग्रह के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून मतलब अरुण और वरुण, ये आपके बाहरी ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है, सूरज के जो पास होते हैं, जैसे मैंने बताया था ये पास होते हैं। मान लीजिए सूरज है, तो जैसे मैंने कहा ये जो 1, 2, 3 और 4 ये जो पास हैं ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। जैसे नाम इसने बोला आपका, इसमें बुध है, शुक्र है, या पृथ्वी है, मंगल है। फिर ये पट्टिका है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका है। उसके बाद है वो जोवियन ग्रह है, बड़े ग्रह हैं, जो ये वाले आपके हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। ये जोवियन ग्रह हैं, ये आकार में छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनका घनत्व कम है, इनका ज़्यादा घनत्व है, इनका कम घनत्व है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद कर लेनी जो आपके काम की हैं, तो वो एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख दोगे। अब तीसरे चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। देखिए पहली बात तो यह है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी के हमारे पास क्या स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में हमारे पास है प्रवेधन। प्रवेधन का मतलब होता है खनन कार्य। खनन करते हैं तो जमीन में जो मिलेगा उसके माध्यम से। दूसरा महासागरीय प्रवेधन, महासागरों में जो हम खनन करते हैं, एक तो वो तरीका हमारे पास है। और ज्वालामुखी उद्गार, जो ज्वालामुखी होता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका ज्वालामुखी होता है, जब वो निकलता है, मैग्मा अंदर है तो मैग्मा है, और जमीन में आके फैल गया तो वो लावा है। अंदर है तो क्या है? मैग्मा है, और जमीन में आके फैल गया तो लावा है। जब वो निकलता है और सूखता है तो ऐसे हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अप्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास क्या है? तापमान है, दबाव है, घनत्व है। उल्का पिंड जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, जिन्हें इंग्लिश में एक्सट्रॉइड्स बोलते हैं, आपके अंतरिक्ष में हैं, जब वो पत्थर गिरते हैं, जैसे कुछ समय गिरने ही वाला था आपका, तो जब वो गिरते हैं तो उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, चुंबकीय आपका संवेक्षण के माध्यम से, जो चुंबकीय संवेक्षण हमारे पृथ्वी में है उसके माध्यम से, और खासकर जब भूकंप आते तो उसके माध्यम से भी हम पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का बंटवारा है। सबसे ऊपर का जो इलाका है भूपर्पटी है, बीच का जो इलाका है वो मेंटल है, नीचे का इलाका जो है वो क्रोड है। और क्रोड के भी दो भाग होते हैं, आउटर क्रोड, इनर क्रोड, मतलब बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। इस प्रकार से डिवीजन है लगभग आपका, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जरा बताइए भूकंप क्या है और उद्गम केंद्र और अधि केंद्र में क्या अंतर है। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कुछ इस प्रकार से मैप एक बना हुआ भी आ सकता है। तो जो नीचे का इलाका होता है ये आपका होता है उद्गम केंद्र, जिसे हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधि, ये आपका अधि, अभी अब केंद्र भी आपका होता है। क्या होता है? अब केंद्र भी होता है आपका, याद रखना। अब केंद्र बोलेगा या उद्गम बोलेगा, एक ही बात है, एक ही बात है, यहां से निकल रहा है। और ऊपर जाके या बिल्कुल यहीं पर आपका ये अधिक केंद्र होता है। क्या होता है? अधिक केंद्र। अब केंद्र नीचे होता है और अधिक केंद्र जो आपका है वो ऊपर हो। आप देखिए यहां इस बात को समझना, अब केंद्र नीचे है और अधिक केंद्र जो है बिल्कुल यहाँ पे ऊपर। अगर इस चीज को 90 डिग्री बना रहा है, क्या बनाता है? 90 डिग्री। मान लीजिए लाइन कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसा लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो नीचे जो है ये उद्गम है, जिसको अब केंद्र मैंने कहा है। अब केंद्र भी आप लिख सकते हो, ये लिखा हुआ आ सकता है।
और जो ऊपर का इलाका है ये वाला आपका इलाका बनता है अधिक केंद्र का, इस वाले का। इस बात को आपको याद बहुत अच्छे से रखना है। और सबसे पहले जो तरंग जाती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो अब केंद्र से निकलती है, उद्गम से निकलती है, और सबसे पहले पहुंचती कहाँ है, तो अधिक केंद्र में पहुंचती। इस बात को आप होपफुली समझ पा रहे हैं, बाकी तो क्लियरली मैं समझा पा रहा हूँ। उसके बाद भूकंप की बारे में या भूकंप के बारे में जो मापना होता है, तो भूकंप को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका? सिस्मोग्राफ का कह लीजिए, ठीक है, भूकंप मापी यंत्र का। सिस्मोग्राफ मापता है कि भैया क्या तरंग है, कहाँ आई है, उसको मापने के लिए। उसके अलावा भूकंप की जो तीव्रता है, या भूकंप की तीव्रता एक प्रकार से कैसा है, भूकंप का जो तो किस प्रकार से है, तो वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और जो भूकंप का आघात है, भूकंप का आघात समझते हो ना, खतरनाक कितना है, तो मरकैली है। दोबारा सुनो, अगर भूकंप की तरंग मापनी है तो सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ है, जो यहाँ नहीं लिखा बट कोई बात नहीं, सिस्मोग्राफ है। उसके बाद रिक्टर स्केल क्या होता है, तो वो तीव्रता, कितना तीव्र है, कितना तेज है, उसको मापते हैं। और मरकैली जो है वो कितना आपका खतरनाक है, आघात कितना है, आघात कितना खतरनाक हो सकता है, वो मरकैली मापता है। तो ये चीजें आपको लगभग बतानी है। अब एग्जाम में आपका कालडेरा का संक्षिप्त वर्णन हो सकता है। तो कालडेरा एक प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है, जब बहुत ज्वालामुखी, मान लीजिए ये है ज्वालामुखी, और बहुत अधिक विस्फोट हो रहा है और ऊंचा बनने लग जाता है, और ऊंचा उभरने के बजाय एक विस्फोट आपका उठता है बिल्कुल ऐसे फट से, और यहाँ पे नीचे मान लीजिए गड्ढा बना रहा है, मतलब ऊंचा उठ रहा है और यहाँ नीचे वाले गड्ढा सा बना दे रहा है बिल्कुल यहाँ पे। तो जब गड्ढा जो बना रहा है उसी को एक कढ़ाई, गड्ढा जो है वो कढ़ाई की तरह होता है, कढ़ाई बन जाता है। तो उसी कढ़ाई को हम लोग बोलते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं? कालडेरा। जैसे ज्वालामुखी है आपका बिल्कुल ऊंचा उठता है, ऊंचा उठने की बजाय कोई गड्ढा बना रहा है कहीं पर, और जब वो गड्ढा बना दे रहा है कढ़ाई के आकार का, उसको हम कालडेरा कह रहे हैं। इस बात को याद रखना, बहुत सिंपली आपके एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आता है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगों में क्या अंतर है। देखो बहुत सिंपल है कि जो आपकी प्राथमिक तरंगे होती हैं वे होती हैं पी तरंगे, जो पी का मतलब है प्राइमरी, मतलब प्राथमिक तरंगे जो पहले आती हैं धरती पर सबसे, और दूसरी होती हैं द्वितीय तरंगे जो थोड़ी आपकी दूर बाद में आती है, क्योंकि धीमी होती हैं। सबसे तेज ये होती हैं, सब थोड़ी धीमी ये होती है, बाद में आती हैं। पी तरंगे आपकी जो होती हैं ये ध्वनि की तरंगों की तरह होती हैं, आपकी ध्वनि की तरंगों की तरह होती हैं, और ये तरंगे सागरी तरंगों की तरह होती हैं। किस तरह? सागर में जो तरंगे आती हैं, ये गैस, ठोस और तरल तीनों रूप से गुजरती है, और द्वितीय तरंग केवल ठोस से गुजरती है। इस बात को याद रखना। उसके अलावा पी तरंगों में कंपन की जो दिशा है वो आपकी समानांतर होती है, समान होती है, और इस वाले में कंपन की जो दिशा है वो समकोण बनाती है, आपकी समकोण ऐसे बनाती है, और इसमें ऐसे होता है, इस वाले में ऐसे होता है, इस वाले में ऐसे समकोण बनाती है। खासकर आपको बताना कि शैलों में संकुचन और फैलाव के कारण, जब कोई शैल आपका संकुचन या तो हो रही होती है, फैल रही होती है, तब ऐसा होता है। और दूसरी वाली शैलों के उभार, जब वो उभर हो रही होती है, उत्पन्न नई गर्त बन रही होती, तब ऐसा होता है। एक चीज और, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन दूसरी वाली जो है, जो द्वितीय तरंग है, ये ज्यादा खतरनाक आपकी होती है। और ये जो दोनों प्रकार हैं, ये भूगर्भिक तरंग के, भूगर्भिक जो तरंग है ना, उसके दोनों प्रकार हैं, ये पी और एस। याद रखना इस बात को भी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका भूकंप क्या है, तो भूकंप आपका पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी पर कंपन महसूस होना भूकंप है। और फिर पूछेगा उसके क्या प्रभाव है। देखो भूमि हिलती है, धरातली विसंगति बहुत सारी आपके उबड़ खाबड़ होता है, जमीन धंस सी जाती है, मृदा बहुत द्रवण खराब हो जाती है, और धरातली विस्थापन, आपके धरातल जो है एक स्थान से दूसरा फैल जाती है, अलग हो जाती है। ये सारे प्रभाव है। जनधन की हानि होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। अब पृथ्वी की संरचना जैसे मैंने पहले बताया था, ये लगभग 3 भागों में बटी है। कितने भागों में है? 3 भागों में। ऊपर का भाग भूपर्पटी, फिर आपका मेंटल, फिर क्रोड, आपका 3 भागों में बटी है। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है, ये 30 किलोमीटर तक की जो गहराई है जमीन से नीचे की, ये भू आपका परपटी है। इसको सबसे बाहरी ग्रह है, और इसकी चट्टान जो है 3 ग्राम प्रति घन में आपकी मोटी होती है। और दूसरी आपकी होती है मेंटल, ये लगभग आपका 30 से शुरू होकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर ये फैली होती है। और भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से बांट देता हूं, तो ये आपका भूपर्पटी है और ये मेंटल है। तो भूपर्पटी का ये आपका निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग, ये आपका स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। इसी प्रकार से मेंटल का जो निचला भाग है, नीचे का भाग मेंटल का, वो थोड़ा ठोस होता है, आपको इस बात को याद रखना है। और ये कितना मोटा होता है? 3.4 ग्राम आपका घन सेंटीमीटर मोटा होता है। सबसे निचला जो आपका भाग है वो क्रोड है, मेंटल के नीचे होता है, और आंतरिक और बाहरी क्रोड में बांटा हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया था, आंतरिक क्रोड मतलब नीचे वाला, बाहरी क्रोड मतलब उसके ऊपर वाला। ये आपका जो आंतरिक क्रोड है खास करके, ये लोह निकल से बने होते हैं। किस प्रकार से बने होते हैं? लोह और निकल के अंश इसमें पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ भूकंपी छाया क्षेत्र क्या है। देखिए भूकंपी छाया क्षेत्र से हमारा अभिप्राय, पहली बात तो ये है कि यहां से देखिए, मान लीजिए कोई तरंग निकली है ना, सीधा दिख रही है आपको, इधर फैली, इधर फैली,
इधर फैली, इधर फैली, हर जगह दिख रही है। लेकिन जहां जहां तरंग नहीं पहुंची है, जैसे आप देख पा रहे होंगे जहां मैंने गोले लगाए यहां कोई तरंग नहीं दिख रही है मुझे, तो यहां तक जो नहीं पहुंच पाई है, भूकंप मापी यंत्र ने कोई यहां पे तरंग अभिलेखित नहीं की है, इसी को हम लोग भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब भूकंप मापी यंत्र जिन स्थानों पर भूकंपी तरंगों को नहीं माप पाता है, यहां नहीं माप पाया, यहां कोई तरंग दिख नहीं रही मुझे, तो खाली स्थान थे वो तो मैंने बनाया, तो ये भूकंपी छाया क्षेत्र है। अब आपको बताना है भूकंपी छाया क्षेत्र भी P और S की तरंगों में अभिलेखन से ही आपका स्पष्ट पता चलता है। जो P आपके तरंग है और S दोनों का जो आपका अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र जहां फैलती हैं, तो 105 डिग्री के भीतर अभिलेखित की जाती है, किंतु जो आपका P तरंग है वहां पर 145 के बाद P तरंगे अभिलेखित होती हैं। मतलब जो P तरंगे हैं वो 145 के बाद भी अभिलेखित होती हैं। लेकिन अधिकेंद्र जो है, अधिकेंद्र मतलब जो ऊपर वाला जो इलाका है, वहां पर 105 से 45 के बीच में कोई तरंग अभिलेखित नहीं होती, और यह क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है, मतलब वहां पे कोई तरंग नहीं जाती है। उसके अलावा P और S तरंग जो है वो छाया क्षेत्र कम होता है, मतलब जो P तरंग है, तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो S तरंगों से कम होता है, क्योंकि P तरंगे केवल 5 से 145 तक नहीं दिखाई देती, किंतु जो S है वो आपका 105 के बाद भी कहीं भी दिखाई आपकी नहीं देती है। मतलब एक प्रकार से P को ज्यादा छाया क्षेत्र क्यों होगा, क्योंकि P जो है 105 डिग्री से 145 डिग्री तक आपका है, किंतु जो S है वो 105 डिग्री के बाद कहीं दिखाई नहीं देता है, इसीलिए S तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ये आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखा देगा कि S तरंग ये रही और P तरंग कुछ ये रही। इस प्रकार से आपको टॉपिक्स याद कर लेने हैं। ये एग्जाम में दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो चौथे चैप्टर का शायद एक क्वेश्चन आता है 5 में और सीधा 5 का ही आता है। आपका वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत या तो पूछ लेगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, या फिर इसके उल्टे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करो। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपका अल्फ्रेड वैगनर है, 1912 में इसने बताया था कि जो महाद्वीप है वो गतिमान आपके हैं लगभग, और महाद्वीप जो है वो प्लेट का हिस्सा, बहुत सारे जो आपके प्लेट्स हैं वो आज भी गतिमान है, आज भी चल रहे हैं, आज भी फैल रहे हैं। और खास करके वैगनर के अनुसार जो महाद्वीप है एक संगठित पेंजिया है, मतलब जो महाद्वीप जितने भी हैं, खासकर हमारे 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, तो जो जमीन का इलाका है वो पेंजिया है और जो पानी का इलाका है वो पैंथलासा है। तो इसने बोला है कि जबकि खोजों का साबित हुआ है कि महाद्वीप खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं, वो वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि पेंजिया विभिन्न आपके महाद्वीप खंडों के अभिसरण मतलब पास आने के कारण आपके बने हैं, और यह प्रक्रिया प्लेटों के निरंतर चलती रहती है। मतलब बहुत सारे जो महाद्वीप हैं आज भी आपके फैल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब स्थिर नहीं है। उसके बाद वैगनर का सिद्धांत है कि महासागरों की तली जो है वो चट्टानों की नवीनता, मतलब नए नए चट्टान और मध्य महासागरीय कटक जो कि वहां प्लेट्स होती हैं की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, जबकि प्लेट विवर्तनिक द्वारा इसकी संभव व्याख्या हो सकती है कि प्लेट्स आज भी घूम रहे हैं, मतलब इधर इधर चल रही हैं। तो प्लेट्स चल रहे हैं, इसका मतलब आज भी महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत चल रहा है, महाद्वीप विस्थापित हुए हैं। और वैगनर के सिद्धांत के अनुसार महासागरीय जो तली है, तली का मतलब निचला इलाका, चट्टानों की नवीनता और महाद्वीप शैलों की, शैल मतलब पत्थर की अति पुरानता की व्याख्या नहीं कर पाता है, मतलब महासागरों के बारे में या चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाता है। वैगनर ने बोला कि भाई महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए 2 चीज़ें काम करती हैं। एक ध्रुवीय बल है, हमारा जो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आप सबको पता होगा, ऊपर का आपका ठंडा है, नीचे का भी ठंडा ही होता है। और ज्वारीय बल, ज्वारीय बल मतलब जो आपका समुद्र में आने वाले जो ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, तो ज्वारीय बल जो आपका होता है उसके लिए उत्तरदायी है। इस बात को इन्होंने बोला है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है कि प्लेट्स आज भी गतिमान रहती हैं। एग्जाम में आ जाता है कि अपसारी और अभिसरण में क्या अंतर है। देखो, जब प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा, मान लीजिए प्लेट ये रही और एक ये रही, ये इधर जा रही है, 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 तो जब विपरीत दिशा में हट रही है तो उसे हम अपसारी बोलेंगे। और जब नई परपटी का निर्माण हो रहा है तो भी हम अपसारी बोलेंगे, और इसे स्थान भी कहा जा सकता है। और इसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटा। जब प्लेट एक दूसरे के समीप आती है, पास आती है, जैसे मान प्लेट ये है और एक ये है, ये पास आ रही है, तो इसे हम अभिसरण कह लेंगे। और एक दूसरे के प्लेट ऊपर धस सकती है, जब पास आ रही धस भी सकती है, एक दूसरे टूट फूट सकती है, तो उसे हम अभिसरण कहेंगे। और ये आपका सबडक्शन जोन कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा उसका उदाहरण आपका जो है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और अमेरिकी प्लेट आपका कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कुछ 2 उत्तरदायी कौन से बल से अभी सीखा हमने ऊपर कि एक तो पोलर फ्लाइंग बल है जो कि आपका महाद्वीपों में आपका घूमना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी जो घूमता है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमता है और पश्चिम से पूरब घूमता है। ठीक है, जो पश्चिम है उससे पूरब घूमता है हमारा पृथ्वी, इस बात को याद रखना। उसके अलावा ज्वारीय बल, सूर्य चंद्रमा से आने वाले आकर्षण से जो आपका फैलता है, जो कि आपका पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो खासकर ज्यादा होता है, वो ज्वारीय बल आपके इस कारण में पृथ्वी के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है आपका हुआ है। ये अल्फ्रेड वैगनर ने आपका 1912 में कहा था, याद रखना इस बात को। उसके अलावा देखिए आपका
18वां क्वेश्चन, जिसमें आपका महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा 5 नंबर में सीधा आ जाता है। तो पहला बताओ समय, कि भैया सभी जो महाद्वीप है आकार को अगर हम देखें तो सभी के जो समय समान है, मतलब जो तट हैं, जो आप अगर देखो, आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखा होगा, है ना, कुछ ऐसा है, और जो आपने अफ्रीका महाद्वीप होगा कुछ ऐसा देखा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से जगह खाली होगी वहां पे। तो वो जगह जब फिट करेंगे हम दोनों को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को, अगर मैप देखना, दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों को लगेगा दोनों समान मिले हुए थे। इसी कारण से हम कहते हैं कि दोनों एक साथ हैं, मतलब रहे होंगे। उसके बाद महासागरों के पार चट्टानों की आयु, दोनों की जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन चट्टानों की जो आयु है उसमें समानता मिलती है। 200 करोड़ वर्ष के जो शैल हैं पुराने, वो ब्राजील में भी मिलते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी, और सेम वही पश्चिम अफ्रीका के तट पे क्षेत्र में भी, घाना के क्षेत्र में भी वही चीजें मिलती है। इसका मतलब समान रहे होंगे। टिलाइट निक्षेप, जो हिमानी निक्षेपण आपके निर्मित होते हैं, हिमानी का मतलब बर्फ से अवसादी जो चट्टानें बनती हैं, और निक्षेप मतलब जो बची कुछ चीजें, उसके जो प्रतिरूप हैं, जो चीजें हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल समान ही मिलते हैं, जो प्राचीन काल में एक साथ होने का प्रमाण है कि भैया साथ रहे होंगे, तभी तो एक चीज, एक जैसी चीज, जो शैलें हैं वो मिल रही हैं। बात है प्लेसर निक्षेप, जो ब्राजील की शिलाएं हैं, शिलाएं मतलब पत्थर उत्थर आपका, वही आपका प्लेसर निक्षेप घाना में मिलता है सेम। जबकि आपको पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अलग है, अफ्रीका अलग है, पर सेम चीज अगर मिल रही सोना युक्त, इसका मतलब है दोनों कभी ना कभी तो एक साथ रहे होंगे, तभी तो वो चीज मिल रही है। और जीवाश्मों का वितरण, एक महाद्वीप में जो जीवाश्म मिलते ही नहीं है, लेकिन उस महाद्वीप में जीवाश्म है, जबकि दूसरे वाले महाद्वीप में मिलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो दोनों साथ रहे होंगे तभी वहां के जीव यहाँ आ गए होंगे, जबकि यहाँ कोई उसके उद्गम की कोई चीज ही नहीं है कि वो उद्गम हो सके या उनका जन्म हो सके। इसका मतलब वो साथ रहे होंगे तभी यहाँ पर आपके मिल गए होंगे। एग्जाम में आपका सकता है मृदा निर्माण में सहायक कौन सी चीजें हैं, मृदा कैसे निर्माण होता है। देखो मृदा निर्माण में ये चीजें सहायक आपकी होती हैं, जलवायु, मूल पदार्थ, उच्चावच, जैविक क्रियाएं और लंबा समय। अब देखिए मृदा में सबसे पहली चीज होती है जलवायु का शैल अपक्षय प्रभावित करता है। अधिक वर्षा होती है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी ह्यूमिडिटी। लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी में उपजाऊ तत्वों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मिट्टी जो है फिर पानी के साथ बह जाता है। दूसरा पदार्थ होता है वो चट्टानों का अपक्षय होता है, और इस प्रकार जो मिट्टी है वो टूटती फूटती है और नई चीजों का निर्माण करती है, मतलब मृदा का निर्माण करती है। उच्चावच, पहाड़ी जो भाग है वहां पे मिट्टी की जो परत है वो पतली होती है, क्योंकि देखो क्या है, ये पहाड़ी इलाका है मान लो, तो पहाड़ी इलाके में पानी या वर्षा जब भी आएगा तो भाग के नीचे की ओर लाएगा, और मैदानी इलाकों में मिट्टी जम जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में पतली होती है मिट्टी की, और मैदानी इलाकों में आपकी मोटी होती है, क्योंकि वहां से तो नहीं बह सकती, क्योंकि वहां आपका ढलान नहीं है। उसके बाद जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण और सूक्ष्म जीव जो हैं इनकी उपस्थिति। अगर मान लीजिए सड़ा गला आपका कोई मान लीजिए मिट्टी है, या कोई आपका जीव जंतु है, कोई सूक्ष्म जीव मर गया है, तो जैसे जैसे वो दबेगा तो मृदा को उपजाऊ बना देता है वो, और लंबा समय लगता है मृदा को बनने में, क्या लगता है, लंबा समय लगता है। तो ये चीजें मृदा को निर्माण में सहायक होती हैं। जैविक क्रियाएं क्या होती है? देखो पहली बात तो ये है कि जैविक क्रियाएं अपक्षय के द्वारा बनती हैं। अब अपक्षय का मतलब टूट फूट का प्रक्रिया है, और नई सतह का निर्माण होता है। चींटी जो होते हैं और जो दीमक होते हैं ना, वो मृदा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये जो खोदते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा तो जो दीमक आपका होता है या आपका केचुआ होता है, वो मिट्टी को बिल्कुल ऊपर नीचे कर रहा होता है। इस कारण से मृदा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण आपके होते हैं, जो बार बार नीचे ऊपर करते रहते हैं मिट्टी को, खासकर केंचुए। देखिए यहाँ लिखा भी है केंचुए बहुत सहायक है, क्योंकि वो मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं, और ये बहुत ज्यादा आपका रहता है। साथ ही साथ आपके जो मृत पौधे हैं, मृदा है, वो ह्यूमस की मात्रा प्रदान करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर देता है, और आपका जैविक क्रियाएं मृदा को निर्माण कर देती हैं। इसको समझ पाएंगे होगा आप बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका है विसर्प क्या होता है, नदी विसर्प। देखो यार सिंपल है कि मंद ढाल बढ़ते आपका बहते हैं, और जल में तटों में क्षैतिज और पार्श्विक कटाव का प्रवृत्ति हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई इलाका है, मंद ढाल का मतलब है बहुत हल्का है, बहुत जगह कम है, तो वहां से जब वो क्षैतिज रूप में आपका बहना शुरू कर देते हैं, और एक कटाव की प्रकृति, उसको काट रहे हैं उस इलाके को, तो वो आपका नदी विसर्प आपका होता है, जो बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा होता है आपका, बिल्कुल ऐसे। और खासी खास जलोढ़ और अनियमित असंगठित जमाव जो होता है, वो जल के दबाव के पावों को बढ़ा देता है। और उसके अलावा आप बताइए, प्रवाहित जल जो है वो कोरियालिस प्रभाव के विक्षेपण से होता है, मतलब जो जल बह रहा होता है वो कोरियालिस प्रभाव के कारण ऐसा होता है। डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए डेल्टा आपका बहुत सिंपल है कि नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को बहुत समुद्र किनारे बिखेरता है। आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, जो आपने कभी देखा होगा, भारत का जो मैप है इसमें, यहाँ पे श्रीलंका, ये पश्चिम बंगाल इधर है। तो यहाँ पे जब गंगा आपका आता है तो यहाँ पे डेल्टा बनता है,
आपका लगभग मान लीजिए ऐसे 3-4 नदियां आती है और बाहर नीचे गिराती है ढममद ढाल की तरह, वो डेल्टा कहलाता है। तो वो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा आपका है। और नदी भार शंकु के रूप में एक फैल जाता है, यदि समुद्र दूर तक नहीं है तो ले जा गया होगा। इसका मतलब अगर नदी जो है वो आपका तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल, शंकु मतलब इस प्रकार का शंकु, और यदि समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो एक प्रकार से ये निर्मित आपका डेल्टा ऐसा होता है। और डेल्टा निक्षेपित व्यवस्थित होता है, मतलब डेल्टा कैसा है आपका निक्षेपित होता है आपका, और मोटे पदार्थ के तट और बारीक कण और गाढ़ और चीका सागर में दूर जमा ले जाते हैं। डेल्टा के कारण बहुत सारे जो पदार्थ, बहुत सारी जो चीजें हैं वो दूर तक आपके बहा ले जाते हैं उस इलाके में जहां वो डेल्टा गिर रहा होता है। अब एग्जाम में बहुत सिंपल आता है कि जलप्रपात और क्षिप्रिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखो यार, जलप्रपात क्या होता है, मान लीजिए ऊंचाई से गिर रहा होता है कोई पानी, कभी आपने देखा कोई झरना होता है तो झरने से ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है तो वो जलप्रपात होता है। आपने कभी देखा होगा, कोई झरना है, मान लीजिए ऐसा पर्वत है और पर्वत के नीचे ऐसे पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वो जलप्रपात का निर्माण कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, अनेक कोमल और कठोर जो चट्टानें हैं वो आपकी हट जाएंगी, वो चीज है, और कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं और उस स्थान में नदी की तलहट नीचे हो जाती है। इस प्रकार जलों का तीव्र गति से नीचे की ओर आने से गिरने से जल आपका प्रपात का निर्माण हो जाता है। क्षिप्रिकाएं क्या होती हैं? अब क्षिप्रिकाएं क्या होती है कि नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानों का अनुपस्थ दिशा में स्थित होती हैं। बहुत सारी चट्टानें होती हैं, तो कोमल चट्टान तो अपरदन शीघ्र हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टान जो होती है वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इस ढाल का नदी का जो जल तीव्र है वो जल तीव्र से के साथ बढ़ता लग जाता है, मतलब उस इलाके में तीव्र गति से जल बढ़ने लग जाता है क्योंकि वो काट नहीं पा रहा है। तो उस इलाके में जो बनता है वो क्षिप्रिका आपका होता है। क्या होता है? क्षिप्रिका बन जाता है। सिंपली याद रखिएगा। अब ये एग्जाम में बहुत आता है आपका कि भाई क्षोभ मंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है मौसम संबंधित या बादल बनना, ये सब कुछ जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं। दूसरा, धूल कण और जल वाष्प भी इसी में मौजूद होता है, और ये स्तर आपका तापमान की कमी होती है जिससे संतुलन आपका बना रहता है। और जीवन की उपस्थिति, याद रखना, जीवन भी संभव एकमात्र क्षोभ मंडल में ही है, बाकी मंडलों में ऐसा नहीं है। अगला मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मंडल किस बारे में। तो हमारे पृथ्वी की संरचना कुछ 5 खंडों में, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे निचला होता है क्षोभ मंडल जिसको हम टॉपोस्फेयर कहते हैं। उपला आपका जो होता है उसको समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। तो सबसे निचली जो परत है वो आपका क्षोभ मंडल है। 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई है नॉर्मल, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु संबंधित या मौसम संबंधित जो भी आपकी परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल में होता है, और जीवन भी यही संभव है, जीवन भी यही संभव है। उसके अलावा आपका देखिए समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, ये आपका 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई आपकी होती है और लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई में तापमान में कोई चेंज नहीं आता खासकर। ये समताप मंडल है। ओजोन लेयर भी आपका इसी में होता है, और आपके जो जहाज वहाज एरोप्लेन है वो भी इसमें उड़ सकते हैं। अब इसके अलावा आपको बताना है कि ये आपकी पैरावैग्निक किरणों को सूर्य ओजोन गैस जो है वो यहीं पर आती है जैसे मैंने कहा, और ये ओजोन एक लेयर होती है जो बचाता है। ओजोन मतलब गैस की लेयर जो सूरज से आने वाली पैरावैग्निक मतलब यूवी रेज जो खतरनाक है हमारे लिए उसको सोख लेता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल जो कि आपका 50 से 90 किलोमीटर है, और इसमें आपका परत में तापमान के साथ गिरावट दर्ज की जाती है, मतलब ठंडा होने ले जाता है। और साथ ही साथ मध्य मंडल आपका एक ऐसा मंडल है जहां एस्ट्रॉइड्स उल्कापिंड आते हैं और टूट फूट जाते हैं। आयन मंडल जो आपका है वो 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, और यहाँ पर आप कह लीजिए कि जो पृथ्वी से आने वाले रेडियो की तरंगे हैं वो परावर्तित हो जाती है, मतलब आयन मंडल में अगर गई हैं तो वो नीचे की ओर वापस ऐसे आ जाती हैं, वो आपका आयन मंडल है। वायुमंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसा एक मंडल है जो आपका अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, तो इसके बारे में हमारी जानकारी ज़्यादा नहीं है। ऐसा मतलब हमारे जो भूगोलविद हैं उनका ऐसा मानना है कि उसके बारे में, और मुश्किल भी है काफ़ी कि आप कैसे इस वायुमंडल के बारे में, एक्सोस्फेयर के बारे में पता लगा लोगे, क्योंकि आपका ये मंडल बहुत ज़्यादा बाहर फैला हुआ अंतरिक्ष में फैल जाता है। अगला दूसरी बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं अब, और बहुत सिंपली हम जल्दी खत्म कर देते हैं अब। इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 से लेकर आपका 97 डिग्री आपका 25 पूर्व है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। भारत का उत्तर से दक्षिण, अगर मान लीजिए आपका भारत है कुछ इस प्रकार से, आपका उत्तर से दक्षिण है आपका, तो कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण आपका भारत है लगभग 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो पूरा भारत है वो है 2933 किलोमीटर, और दोनों में 30, 1 2 3 4 ऐसे करके दोनों में लगभग आपका 30 जो आपके डिग्री हैं उसका अंतर है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप 30
इनटू में 4 करोगे आपको इक्वल्स 120 मिनट निकल के आएंगे। 120 मतलब 2 घंटे। इसी कारण से जो आपका गुजरात का इलाका है और आपका जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इन दोनों में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और भारत है। भारत की राजधानी आप सबको पता है कि नई दिल्ली है। भारत जो है स्थिति हमारी जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध हमारा है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांश विस्तार मैंने बताया अभी आपको 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25। उसके बाद भारत का जो कुल उत्तर से दक्षिण है आपका 3214 मतलब 3214 किलोमीटर कर सकते हो, और पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। इस बात को याद रखना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। पूरे विश्व का हमारे पास सिर्फ 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। हमारे पास स्थलीय भाग कितना है आपका सीमा का? वो आपका लगभग सीमाएं जो मिलती हैं किसी देश से वो हमारे पास है 15,106 किलोमीटर। जलीय सीमा जहां से जल आपके हैं समुद्र वो आपका 7516 किलोमीटर तक के इलाके में आपका है। भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी। जनसंख्या 2011 का डाटा है, अभी वर्तमान में तो 140 करोड़ प्लस जनसंख्या हमारे पास है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा द्वितीय नहीं पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। कुछ इस प्रकार के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। साथ ही साथ कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको 8 जोन में बांटा हुआ, 6 जोन में आपका बांटा हुआ है। जिसमें उत्तरी जोन है, जिसमें ये राज्य आपके कहलाते हैं। पूर्वी जोन जहां पे आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। मध्य में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उसके अलावा आपका जो है दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ये इलाके आपके हैं। और पूर्वोत्तर में आपके ये जोन है। ये 6 आपके जोन में बांटा हुआ है भारत के पूरे क्षेत्रफल को। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जरा बताइए हिंद महासागर में वास्तविक रूप से हिंदुस्तान का ही सागर है, क्यों है? क्योंकि पहला नाम है कि एकमात्र ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पर है, तो पहली बात तो यही कि हमारा सागर है। दूसरा, पश्चिम में एशिया में और पूर्वी एशिया में हिंद महासागर तट पर भारत की जो स्थिति अगर आप देखोगे भारत ऐसा है और ये हिंद महासागर नीचे है, तो भारत की स्थिति सबसे बढ़िया है इस कारण से। उसके अलावा इस महासागर के साथ उत्तरी छोर पर स्थित भारत की जो तट रेखा है किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा महासागर है, मतलब हिंद महासागर हमारा है और हमारे नाम पर भी है। इसको इंग्लिश में इंडियन ओशन भी कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम? देखिए, उपमहाद्वीप एक ऐसा इलाका है जो भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से एक महाद्वीप से, जैसे एशिया महाद्वीप में हमें उससे अलग हमारी पहचान है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे लोग भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी आर्थिक दृष्टि अलग है, इस कारण से। और जैसे आप देख सकते हैं उत्तर में आपका, उत्तर से पश्चिम तक जैसे आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत है मध्य में, ये सारे उपमहाद्वीप का इलाका आपका कहलाता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से ये क्या है? एक महाद्वीप से अलग पहचान है इनकी। इस बात को याद रखना। साथ ही आपका पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर क्यों है? जैसा मैंने कहा कि हमारे में 30 डिग्री है और 1 डिग्री को दूसरी डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 को इंटू में करोगे आप 4, आपका निकल के आएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का अंतर इस कारण से निकल के सामने आ जाता है। इस बात को याद रखना। 1 नंबर में आ जाता है कि हैदराबाद में दोपहर जो आपका है वो सूर्य कभी कभी शिरा बिंदु से उत्तर की ओर, तरह कभी दक्षिण की ओर होता है, मतलब वो अलग अलग होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सूर्य का आभासी संचरण कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। मकर रेखा भारत के लगभग नीचे है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे आपको पता होगा कि गुजरात, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। टोटल 2, 2, 4, 6, 8 राज्यों में आपका लगभग आपका कर्क रेखा आपका जाता है। तो हैदराबाद में क्या है कि कर्क रेखा जो है वो दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के देखो, कर्क रेखा क्या है? 8 में ऊपर गुजर गया, जबकि हैदराबाद नीचे, तो कर्क रेखा जो है वो ऊपर में है। इस कारण से सूर्य वर्ष में 2 बार शिरोबिंदु, मतलब आपका उत्तरायण और दक्षिणायन, परिगमन का मतलब होता है चलता है, और जबकि दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है, इसलिए वहां पे चेंजेस वो देखने को नहीं मिलते हैं, शिरोबिंदु देखने को नहीं मिलता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई भाबर और तराई में क्या अंतर है? देखो, भाबर जो है वो सिंधु नदी के तिस्ता और नदी के विस्तृत होने से बनता है, और इसके बाद तराई जो होता है वो भाबर प्रदेश के दक्षिण में होता है। इसके अलावा ये आपकी पतली पट्टी होती है जो 8 से आपका 10 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैली होती है। ये थोड़ा सा आपका समानांतर 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर जो होता है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन तराई जो है आपका प्रदेश वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां यहाँ पर आकर लाए हुए कंकड़, पत्थर, रेत और बजरी जमा कर देती है, जबकि यहाँ पर महीन कण होते हैं और जलोढ़ मृदा बनती है, जिससे आपका लगभग कृषि संभव आपकी है यहाँ पे।
अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका लेह लद्दाख है और ये ठंडा मरुस्थल आपका काराकोरम श्रेणी में है। और आपका लद्दाख श्रेणी, जास्कर और काराकोरम 3 आपकी श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत और पूर्वी आपकी पहाड़ियों की 3 विशेषता बतानी है। हिमालय जो पर्वत है इस भाग में आपको बताना है कि पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण में आपका है खासकर, और ये पहाड़ियाँ विभिन्न नामों से भी जानी जाती हैं, जिसमें उत्तर में आपका नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में मिजो हैं और लुसुई पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों में डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा आपका नीची पहाड़ियाँ जो है क्षेत्रा हैं और अनेक जातियाँ वहाँ पे झूम खेती का मतलब होता है जंगल को किसी एक भाग को काटना, उसमें राख जमी है, उसी राख में खेती करना को झूम खेती कहते हैं। ये आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है आज भी। एग्जाम में आ सकता है कि भाई प्रायद्वीप पठार क्या होते हैं और हिमालय पर्वत क्या है। प्रायद्वीप पठार आपके कठोर शैल से हैं। ये इनका निर्माण आपका उत्खंड से आपका एक प्रकार से टूटने फूटने हुआ है। ये आपका कैम्ब्रियन कल्प में लेकर आज तक आपका जो स्थल क्षेत्र है वहां तक हो रहा है। केवल इस तट के क्षेत्र में अल्प अवधि का मतलब बहुत कम समय में ये समुद्र में डूब गए थे। और खास करके बताना है प्रायद्वीप पठार जो हैं वो अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, जैसे अरावली पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रायद्वीप पर्वत में कौन सा है? अरावली। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका शिखर, गुरु शिखर आपका है। ये नदियाँ आपकी जो है उथली और मंद होती हैं, प्रायद्वीप पठार की जो नदियाँ हैं। हिमालय की बात करें तो ये अवसादी शैल से निर्मित है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना हुआ है, बहुत सारे हलचलों तब बना है। ये आपकी उत्पत्ति टेथिस अवसादों के कारण हुई है और विवर्तनिक हलचल का मतलब प्लेट्स के फिसलने या प्लेट्स के हिलने मिलने से हुई है। खासकर ये आपको बताना है कि इसका संबंध जो है वो श्रेणियाँ कमजोर और लचीली होती है। परिणाम स्वरूप इनमें वलन और विक्षुपण क्रियाएं हैं। वलन का मतलब हिलती हैं, आपकी डुलती रहती हैं। और हिमालय पर्वत जो आपका पर्वत है वो विवर्तनिक है आपका, और इसकी नदियाँ भी आपकी युवा हैं, जबकि आपकी प्रायद्वीप की नदियाँ भी जो है वो आपकी पुरानी हो चुकी हैं, वृद्ध अवस्था में है। बांगर खादर आ जाता है आपका। बांगर जो है वो आपका प्रदेश आपका जो है वो बाढ़ से ऊंचा होता है। खादर जो है बाढ़ आता रहता है। ये आपका कृषि योग्य नहीं होता है, ये कृषि योग्य होता है क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है। ये जलोढ़ जो है वो मिट्टी से बना उच्च प्रदेश है, पुरानी जलोढ़ से है, ये नवीन जलोढ़ से है। यहाँ पे अगर कंकरीली होता है, कंकड़ है, तो भाई कोई कृषि नहीं हो सकती। ये पंजाब में इस छाया कहते हैं, और ये आपका चिकनी मिट्टी होती है और इसमें आपका बिल्कुल कृषि की जा सकती है। और पंजाब में इसे क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेट कहते हैं। ये कुछ चीज़ें आप याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ 2-4 रह गए बस। इसमें आप बताइए ब्रह्मपुत्री नदी की विशेषता, बहुत एग्जाम में आता है। तो ये भारत की नहीं, संसार की बड़ी नदियों में से एक है और 3 देशों में होकर गुजरती है। 3 देश का मतलब आप कह लीजिए एक प्रकार से लगभग भारत आपका चाइना है, चाइना के बाद भारत है, भारत के बाद बांग्लादेश है। 3 देशों में। ब्रह्मपुत्री कैलाश पर्वत के मानसरोवर के चेम्युंगडुंग हिमनद से निकलती है और उद्गम क्षेत्र जो है वो ब्रह्म पहाड़ियों की श्रेणियों के पूर्व में बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। इसका अर्थ है पवित्र करने वाला मध्य, जो आपका हिमालय में नामचा बरवा के निकट की आपके जो खंड है उसका निर्माण भी करता है। साथ ही यहाँ से आपका प्रक्षुब्ध तेज बहाव बहुत तेज होता है और इसे दिहांग कहते हैं। वहाँ पर दिहांग आप कह लीजिए, इसमें सदिया कस्बा जो इलाका है वहाँ पे पश्चिम में ये आपका प्रवेश करती है। और दिबांग या सिकांग लोहित इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। याद रखना कि आपकी जो ब्रह्मपुत्री है, दिबांग या सिकांग इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आपकी कहलाती हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका गोदावरी नदी की विशेषता है, ये भी एग्जाम में बहुत है। गोदावरी नदी जो आपका है ये दक्षिण की गंगा भी कही जाती है और प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता के कारण दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल आकार है और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, जैसे मैंने कहा। इसका शुरुआत होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम या त्र्यंबकेश्वर कह सकते हो इलाके से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती है। बंगाल की खाड़ी में विसर्जित मतलब गिर जाती है। गोदावरी अपनी नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कई राज्यों में बाढ़ आपकी बहा कर लाती है। इसका जो क्षेत्र इलाका कहाँ तक फैलती है? 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैलती है। उसके अलावा उत्तर में प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं और दक्षिण में आपके मंजीरा इसकी सहायक नदी है। और दक्षिण में आपका ये गार्ज के निचले भाग में भारी बाढ़ लाती है। गोदावरी एक सदृश प्रपात रचना करती है। डेल्टाई क्षेत्र में नौ संचालन का काम संभव हो जाता है, नौ संचालन चल सकता है। राजामुंडी के बाद ये कई घाटाओं, एक प्रकार से घाट जो हैं उसमें विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। और वृहद डेल्टा, डेल्टा का मतलब जब पानी गिरता है बहुत सारी नदियाँ लाके किसी इलाके में, डेल्टा 3-4 जगह, 3-4 तरफ से, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी की विशेषता। तो देखो उत्तराखंड में आपका उत्तरकाशी जिले के गोमुख और मतलब जो निकट गंगोत्री है वहाँ से आप कई ऊंचाई से गिरती है, लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई से। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, मतलब भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती हैं। उसके बाद देवप्रयाग में से गंगा कहा जाने लग जाता है। हरिद्वार में जाके ये गंगा बन जाती है। हरिद्वार में दक्षिण की ओर फिर आपका पूर्व की ओर बहती है और दक्षिण की ओर
होकर ये दो धाराएं बनाती है, एक आपकी भागीरथी और हुगली। तो भागीरथी और हुगली आपकी, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होता है। क्या नाम होता है? पद्मा, अलग से कोई नहीं बन सकता है। इसकी कुल आपकी जो लंबाई है आपका 25 से 25 मतलब 25 से 25 किलोमीटर आपकी है। भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र यही है, याद रखना, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र। और 12 हिमालय से निकलने वाली ये 12 नदी, हमेशा पानी इसमें रहेगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी पश्चिम की सहायक नदियों में से एक है। सोन इसके दाहिने में है और बहने वाली सहायक नदी है। बाएं में फिर अगर हम बात करेंगे बाइने हाथ पे, तो सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हैं। कोसी जो नदी है आपकी बिहार का शोक भी है। हिमालय नदियां और प्रायद्वीप नदियों में अंतर हमें बताना है। देखो, हिमालय नदियां जो हैं ये आपकी 12 होती हैं और लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप नदियां जो आपकी हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय नदियां बात अंदर नवीन है, प्रायद्वीप पुराना है सबसे। ये विसर्ग बनाती हैं और मार्ग बदलती हैं, जबकि प्रायद्वीप सीधा चलती हैं, बिल्कुल सीधा चलती हैं, मैं दिखा दूंगा मैं। उसके अलावा हिमाच्छादित जो आपका है लगभग 12 है, क्योंकि पानी बर्फ का होता है, मिल जाता है। और ये युवा अवस्था में है, अपने मार्ग जो है वो उसको अपर्दन करती हैं मार्ग में और डेल्टा पे मुहाना बना देती हैं। लेकिन उसमें उल्टा है आपका, प्रायद्वीप वाले में उल्टा है। जैसे देखिए ये आपकी 12 नहीं है, आपकी ये खास करके पूर्व पश्चिम की ओर मतलब गिरती हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपका अपवाह तंत्र नहीं बनाती, जैसे ऊपर वाला बनाता था। ये मार्ग नहीं बदलती, सुनिश्चित मार्ग, सीधे मार्ग पर चलती हैं। ये आपकी वर्षा पर निर्भर कहती हैं, अगर ग्रीष्म ऋतु है, ज़्यादा गर्मी है तो सूख जाएंगी। और ये लगभग रही हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करवा दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर अब नए हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए दी जा रही हैं। ऐसे ही आपके लिए और ज़्यादा जो वीडियोज़ है, 1 शॉट वीडियोज़ है ऑल चैप्टर्स की, वो डालता रहूँगा। तो साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।